हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 7 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम आपसे बातें करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। ये कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो जी, शुरुआत करते हैं। आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम कुछ महान हस्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। आज ही के दिन 7 जुलाई 1955 को हमारे प्यारे भारत में पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। भारत में पहली बार वन्य प्राणी दिवस कब मनाया गया तो आपको लिख देना है 7 जुलाई 1955। क्लियर हुआ ना? ताकि क्या हो सके, लोगों में जागरूकता आ सके, लोग वन्य जीवों के प्रति थोड़े से सजग हों, उनकी रक्षा के लिए आगे आएं। और जैसे हम बात करते हैं, आज ही का दिन था वो 7 जुलाई 1948 में। ऐसा क्या खास हुआ था जिसे हमें याद रखना चाहिए? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय, यानी कि जिसके एक उद्देश्य से ज्यादा उद्देश्य हों उसे कहते हैं बहुउद्देशीय। तो ऐसी परियोजना शुरू की गई थी कई उद्देश्यों को लेकर। कब? आज ही के दिन 1948 में। और जैसे हम बात करते हैं, आज ही के दिन 7 जुलाई 1998 को पंडित विश्व मोहन भट्ट को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिष्ठित दशाब्दी का सर्वाधिक प्रशस्ति व्यक्ति का एक सम्मान मिला था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रही। आज ही का दिन था वो 1999 में पेचिश के नए टीके का आविष्कार हुआ। पेचिश के बारे में तो आपको पता ही होगा, जब आपने साइंस पढ़ी होगी तो ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। पेचिश के नए टीके की खोज, नए टीके का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों ने किया तो आप लिखा करते हैं फ्रांस के लोगों ने किया था, है ना? फ्रांस के वैज्ञानिक थे वो। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। चलो, सबसे पहले आपको इनके बारे में जानना चाहिए। ये कौन है? इनका नाम आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिसे हम एम एस धोनी के नाम से जानते हैं। हमारे भारत के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेटर और सबसे सफलतम कप्तानों में से एक माने जाते हैं। अब आप एक प्यारा सा क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2008 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। खेलों में उनके योगदान के लिए महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट देखो, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती।
तो ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाती है तो महेंद्र सिंह की कप्तानी में, कब की बात है ये, 2007 की बात है, जब हमने पहली बार टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। और आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, तो ये 2011 की बात है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2013 में भारत ने हासिल की। तो ये ऐसे सफलतम कप्तान हैं हमारी भारतीय टीम के, जिन्होंने तीनों ट्रॉफियां जीती थी। ऑल ऑफ दी अबो आपको टिक कर देना है। आईपीएल में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, कहां पर, झारखंड में। 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ, रांची। और रांची में जब इनका जन्म हुआ उस समय ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आपको पता है बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना। और वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आप क्या कहेंगे, ये मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे झारखंड की राजधानी रांची से बिलोंग करते हैं। ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इनका जो पैतृक गांव था वो तो था उत्तराखंड में, इनके पिताजी यहाँ पर आ गए थे। और ये आईपीएल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनके नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग ने कितनी ट्रॉफियां जीती हैं आईपीएल की, तो 5 खिताब अपने नाम किए हैं सीएसके ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इनसे संबंधित ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इनके अगर आप कैरियर के बारे में देखेंगे तो टेस्ट मैच के बारे में इन्होंने बता रखा है। 4,876 रन बनाए हैं, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर 224 रन रहा एक मैच में, एक पारी में, आप ऐसे बोलेंगे। ओडीआई मैच इन्होंने बहुत खेले हैं, 350 मैचों में से 297 पारियां खेली और 10,773 रन बनाए हैं ओडीआई में। 183 रन इनका हाईएस्ट स्कोर रहा। टी20 की बात की जाए तो 1617 रन इन्होंने बनाए टी20 में, ठीक है ना। और इनका हाईएस्ट स्कोर रहा 56 रन। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। और क्रिकेट प्रेमी तो इनको बहुत क्या है, पसंद करते थे। इनके नाम पर एक मूवी भी बनी थी, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो क्या आप बता सकते हैं इस मूवी को किसने, एक आप कह सकते हैं एक्टर कौन थे इस मूवी में, तो उनका नाम क्या था, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत पहले ये बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे, फिर ये सीरियल में आए और बाद में ये मूवी में आए थे। और कुछ समय पहले ऐसा कहा गया कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी तक जांच जारी है कि क्या वो वास्तव में आत्महत्या थी या इनकी हत्या की गई थी। तो जांच हो रही है। और हमारा कानून तो आपको पता ही है, बड़ा लंबा समय लगा देता है। लेकिन अभी 3 आपराधिक कानून नए लागू कर दिए गए हैं भारत में, वो भी मैंने आपको बताया था। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि 1 जुलाई से जो पहले के केस हैं, उन केसों को निपटाने के लिए पुराने वाले जो 3 आपराधिक कानून थे जो अंग्रेजों के समय के थे, चाहे हम आईपीसी की बात करें, चाहे सीआरपीसी की बात करें, ठीक है ना, चाहे हम एविडेंस जो एक्ट था उसकी बात करें, उन तीनों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी अगर 1 जुलाई से पुराना अगर कोई केस है तो चलिए देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने कितनी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीता है, आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने लिखा होगा 2 तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक तो मैंने अभी आपको बताया ही था, 2007 में एम एस धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने यह कारनामा किया पहली बार। और दूसरी बार यह कारनामा अभी किया है 2024 में, किसके नेतृत्व में, तो इस समय रोहित शर्मा कप्तान थे इस मेंस टी20 वर्ल्ड कप में। और इस विश्व कप को जीतने के बाद इन्होंने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी कि ये टी20 फॉर्मेट में आज के बाद नहीं खेलेंगे।
विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने इस टी20 विश्व कप के बाद रिटायरमेंट ले ली है। और ये बारबाडोस में फंसे हुए थे क्योंकि वहां पर चक्रवात आ गया था, और ये कल ही पहुंचे थे हमारे भारत में। बड़ा ही धमाकेदार रूप से इनका सम्मान किया गया। और ये आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, मुंबई में पूरी भीड़ लगी हुई थी। नीला समुद्र ऐसा लग रहा था। सभी नीली जर्सियां पहन पहन के सड़कों पे आए थे इनको सम्मान देने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। तो ये तो हुई टी20 विश्व कप की बात। क्या आप बता सकते हैं ओडीआई विश्व कप के बारे में? भारत ने 2 बार ओडीआई विश्व कप भी जीता है और 2 बार टी20 विश्व कप भी जीता है। लेकिन अगर आपने इसमें लिखा होगा 25 जून 1983, तो आपने ठीक लिखा है। जब ये 25 जून 1983 की बात करते हैं तो उस समय हमारे भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव का नाम आता है। और उसके बाद में ये जो ट्रॉफी थी 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अपने नाम की थी। और ये कब की बात है? 2011 की। ठीक है, तो 2 बार ओडीआई विश्व कप जीता है और 2 बार टी20 विश्व कप जीत लिया है आज की तारीख में। अगर देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, वो आप कह सकते हैं कि 2 क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले हैं। एक तो उन्होंने टी20 विश्व कप जिताया था और एक उन्होंने ओडीआई विश्व कप जिताया था। इसी के साथ में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जो थी वो भी जिताई थी। क्लियर है आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो चलते हैं हम इनके बारे में जानने के लिए। ये कौन है? तो ये हैं सागर अहलावत। सागर अहलावत। तो क्या आप इनके बारे में बता सकते हैं कि ये सागर अहलावत किस राज्य से संबंधित हैं? कमेंट में आपको बताना है। और ये किस क्षेत्र में यानी कि कौन सा खेल खेलते हैं? अगर आपने लिखा होगा ना हरियाणा, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। ये भारतीय मुक्केबाज हैं। मुक्केबाजी इनका प्रोफेशन है। और राष्ट्रमंडल के खेलों में भी इन्होंने क्या है, अपना दमखम दिखाया। 92 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारत के लिए इन्होंने क्या किया था? रजत पदक जीता इन्होंने। ठीक है ना? कब की बात है ये? 2022 राष्ट्रमंडल के खेलों में। और इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई, आज ही के दिन हुआ था 2000 में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये? तो ये जिला पड़ता है एक झज्जर नाम का। झज्जर जिला, हरियाणा। जित दूध दही का खाना। ये हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सागर अहलावत को फाइनल में इंग्लैंड के डेली सीरियस ओरी ने एक बार हरा दिया था। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं, और अच्छे अच्छे हमारे लिए मेडल लाते रहें, भारत का नाम चमकाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सागर अहलावत आपको भी। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, जिन महान हस्तियों ने हमारे देश के लिए कुछ किया, तो धीरे धीरे हम सभी बातें कवर करेंगे। पहले हम जान लेते हैं उन महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने आज के दिन इस भारत की भूमि पर जन्म लिया और भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद बरकतुल्लाह। मोहम्मद बरकतुल्लाह के बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। इनका जन्म 7 जुलाई 1854 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो आप कहेंगे भोपाल में। और ये भोपाल कहाँ की राजधानी है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भोपाल। ठीक है ना? तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1927 को हुई थी। किस वजह से ये प्रसिद्ध रहे? तो ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे। सर्वधर्म
सर्व इस्लाम आंदोलन से ये हमदर्दी रखने वाले, ब्रितानी साम्राज्य का विरोध करने वाले एक अच्छे क्रांतिकारी रहे। और इन्होंने अपना जीवन लगभग आप कह सकते हैं कि विदेश में ही बिताया था। स्वतंत्रता आंदोलनों में इन्होंने बखूबी पार्टिसिपेट किया। ऐसा कहा जाता है कि ये जब एक सरकार बनी थी, अस्थाई सरकार हमारे भारत के बाहरी हिस्से में, तो पहले आप एक कमेंट में जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में एक सरकार बनाई गई थी, तो वो कहाँ बनाई गई थी आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट में बताएं। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना अफगानिस्तान, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अस्थाई सरकार बनी, और उस अस्थाई सरकार की, यानी कि आप कहेंगे अध्यक्षता या फिर आप कहेंगे उसके राष्ट्रपति, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप का नाम आता है। और राजा महेंद्र प्रताप के साथ में इनका भी नाम आप जोड़ दीजिए, मोहम्मद बरकतुल्लाह का। और ये उस अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री रहे थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह। तो इस प्रकार आपको ये बातें बरकतुल्लाह के बारे में भी ध्यान में रखनी है। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको कभी भी गलत नहीं करना है। ठीक है। 1915 में तुर्की और जर्मन की सहायता से अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जो गदर लहर चल रही थी, उसी में भाग लेने के लिए ये भी वहां पर चले गए थे। अमेरिका से ये अफगानिस्तान में पहुंचे थे। अफगानिस्तान का मुख्य क्षेत्र उस समय काबुल था, तो काबुल में पहुंचकर इन्होंने उबैदुल्ला सिंधी के साथ में और राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर पहली अस्थाई सरकार का गठन किया था, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाई। 20 सितंबर 1927 को इनकी मृत्यु हो गई। अब चलो चलते हैं हम। आज का दिन इनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी आज के दिन क्या हुए थी, इस संसार में आगमन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन बताओ, काला वेंकट राव को किस नाम से जाना जाता है, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? काला वेंकट राव। अगर आपने लिखा होगा ना अपरा चाणक्य, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या है? काला वेंकट राव। और ये मूल रूप से कहां से थे? मूल रूप से ये थे आंध्र प्रदेश से। और इनका जन्म 7 जुलाई 1900 में हुआ था, 7 जुलाई 1900। और कहा जाता है कि पश्चिमी गोदावरी जिला में इनका जन्म हुआ। और ये किसका हिस्सा था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का। और जैसे बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई, 28 मार्च 1959 को इनकी मृत्यु हुई। बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। ऐसे कहा जाता है कि ये उस समय 8 बार जेल में गए थे। अंग्रेजों से टकराव इनके होते ही रहते थे। काला वेंकट राव 1947 से लेकर 1959 तक मद्रास के मंत्री रहे। और बाद में आपको पता है 1959 के बाद में आंध्र प्रदेश जैसे बन गया था। हालांकि हम मानते हैं कि 1956 में वो आंध्र प्रदेश बना, 1 नवंबर 1956 को। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के भी कई विभागों के ये मंत्री रहे थे। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 के आसपास में, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मान के चलिए, वहां से ये बेहतरीन एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो ये उस समय जेल में चले गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था। 3 सालों के बाद ये जेल से छूटकर आए थे। बाद में 1937 में मद्रास विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1946 में देश की संविधान परिषद के सदस्य बने। और 1947 से 1959 तक मद्रास और फिर आंध्र प्रदेश बन जाने से वहां के विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे। एक सेकंड रुकना जरा, पहले चलो ये क्वेश्चन बता दो।
जल्दी से। सॉरी। डॉक्टर माधवी सरदेसाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो आपको बताना है। 2014 में माधवी सरदेसाई को उनके आलोचनात्मक लेख मंथन के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, हमें ये टिक नहीं करना है, हमें वो टिक करना है जो कथन गलत लिखा गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ के देखो, माधवी सरदेसाई को 9वें ऑल गोवा युवा कोंकणी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक लिखी है। और जैसे बात करें, माधवी सरदेसाई ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी लेखक रविंद्र केलकर की भतीजी थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। चौथा पॉइंट पढ़ के देखो, माधवी सरदेसाई कोंकणी साहित्यिक पत्रिका केसरी की संपादक रहीं, तो ये बात गलत लिखी हुई है, हमें यही टिक कर देना है। केसरी के बारे में तो आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये केसरी कौन सी भाषा में था? तो ये जो था ना, कौन सी भाषा में था? इंग्लिश भाषा में। और एक पेपर छपा करता था उनके नेतृत्व में, द मराठा नाम से, वो इंग्लिश भाषा में था। सॉरी, ये मराठी में आपको लिखना है। केसरी मराठी भाषा में था और दो मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में था, ठीक है ना। लेकिन जब हम इनके बारे में बात करें, ये कोंकणी साहित्यिक पत्रिका कौन सी पत्रिका की ये संपादक रही थी? तो एक पत्रिका का नाम आता था जाग नाम से, उस जाग पत्रिका की ये संपादक रही, ऐसा कहा जाता है। साहित्यिक जर्नल था वो। ये चेहरा आपने जरूर देख लिया है। अब इनका नाम है माधवी सरदेसाई। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। और जैसे बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? 1962 की बात है। 7 जुलाई 1962 को इनका जन्म पुर्तगाल में हुआ। पुर्तगाल के कहां पर? लिस्बन में, ठीक है ना, लिस्बन। लेकिन इनकी जो मृत्यु थी वो हमारे भारत में हुई 22 दिसंबर 2014 को। कहां पर? गोवा में, गोवा भारत में, ठीक है ना। और इन्होंने किस भाषा में अपना साहित्य लिखा? ज्यादातर तो आप कहेंगे कोंकणी साहित्य को इन्होंने बखूबी विस्तार दिया था, चाहे वो पुर्तगाल में जन्मी हो। और इसी वजह से इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था। 2014 की बात है, साहित्य का बेहतरीन पुरस्कार, जिसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उस पुरस्कार से इनको 2014 में सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। चलो, ये चेहरा तो आपने बखूबी देखा होगा, इनका नाम क्या है? ये एक अभिनेता हुए हैं हमारे हिंदी सिनेमा के। हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, उसी बॉलीवुड के ये अभिनेता हुए दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई है वो आपको टिक कर देना है। दिलीप कुमार को वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1998 में निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये हम टिक नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, दिलीप कुमार का जन्म पेशेवर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उस समय तो पाकिस्तान नाम की कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि इनका जन्म 1922 में हुआ था। तो दूसरा पॉइंट ठीक है, ये टिक नहीं करेंगे हम। तीसरा पॉइंट देखो, दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ के देखें, दिलीप कुमार की पहली फिल्म क्या ये देवदास थी क्या? आप कहेंगे जी नहीं, पहली फिल्म देवदास नहीं थी। ये देवदास तो 1955 में आई थी, ठीक है ना। तो पहली फिल्म फिर के बारे में अगर लिखना हो तो इनकी पहली फिल्म 1944 में आई थी, 1944।
पहली फिल्म, और उस फिल्म का नाम क्या था? जवार भाटा उस मूवी का नाम था, जो इनकी पहली फिल्म थी, 1944 में आई थी वो। इस 1944 में ज्वार भाटा जो फिल्म थी, उसके 11 सालों के बाद आई थी देवदास, जो कि 1955 में आई थी। इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया। अभिनेता दिलीप सिंह ने, ठीक है, कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। एक मुगले आजम नाम की इनकी मूवी थी, राम और श्याम, शक्ति, इस प्रकार की बहुत सी मूवीज हैं इनको। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इनका जन्म मैंने अभी आपको बताया 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। कहां पर? पेशावर में। और पेशावर यानी कि उस समय का अविभाजित भारत आप कह देंगे, ठीक है ना। और जैसे बात करें, इनकी मृत्यु 7 जुलाई 2021 को हुई थी। कहां पर? मुंबई में। और ये मुंबई तो आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है। क्लियर हुआ आपको? बहुत ही बढ़िया। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे। इनका मूल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, मोहम्मद यूसुफ खान, ये इनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है ना। इनको ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है, क्योंकि त्रासदी भूमिकाओं के लिए मशहूर हुए थे ये। चलिए, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा के बारे में तो आपको बखूबी पता होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम पर, इनके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, और उस मूवी का पोस्टर आपने देखा भी होगा। उस मूवी का नाम क्या है? उस मूवी का नाम रखा गया शेर शाह, ठीक है ना। ये मूवी का नाम है, आप देख के देख लेना। कैप्टन कैप्टन विक्रम बत्रा जो हैं उन्हीं पर बनी हुई है। और ये किस वजह से प्रसिद्ध रहे? इनको कारगिल का शेर कहा जाता है, कारगिल का शेर। और एक इनको उपाधि और भी दी गई थी शेर शाह की। और शेर शाह जो इनको उपाधि मिली, उसी के नाम पर एक मूवी भी बना दी गई थी, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1974 को इनका जन्म हुआ, पालमपुर में। और ये पालमपुर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस पालमपुर से मेरे एक दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, ठीक है ना। और इन्होंने कारगिल क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया था, 1996 से लेकर 1999 तक। और कारगिल के युद्ध के बारे में तो आपको बखूबी पता ही है, मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। और जब इनकी शहीदी की बात करते हैं, तो इनकी शहीदी के बाद में, यानी कि मरणोपरांत, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र इनको 1999 में ही दिया गया था। विक्रम बत्रा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने अल्पायु में ही अपने नेत्रों को दान करने का निर्णय लिया था। और वह नेत्र बैंक के कार्ड को हमेशा अपने पास रखते थे। ऐसे थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। और इनके बारे में मूवी आप देख लीजिएगा, बड़ी प्यारी मूवी है, मैं भी इसे देखूंगा। चलो जी, एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो बताना। जुलाई 2021 में 1999 के कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस को मनाने के लिए निम्नलिखित में से किसने आसमान से अपने शहीद साथी को श्रद्धांजलि दी? तो आपको लिखना है नाम बी, वाई के जोशी, आपको नाम लिख देना है। बाकी ऑप्शन जो हैं वो भी कारगिल युद्ध से ही जुड़े हुए हैं, चाहे अनुज नैयर की बात कर रहे हों। ये कौन है? ये हैं अनुज नैयर, ठीक है ना। अनुज नैयर जो हैं, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। वो भी इस संसार को छोड़कर चले गए थे। कारगिल युद्ध से संबंधित हैं ये भी। कैप्टन अनुज नैयर। पहले आप ये बताओ कि कारगिल युद्ध कब से कब तक चला था? कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा 3 मई 1999, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था।
और इस युद्ध में आपको पता है पाकिस्तान को धूल चटाई थी हमारे भारत ने, लेकिन भारत ने बहुत सारे हमारे जवान भी खो दिए। ठीक है, और जिस दिन हमने ये लड़ाई जीत ली, ये युद्ध जीत लिया, उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुज नैयर की बात करते हैं तो ये क्या थे? ये कैप्टन थे, कैप्टन अनुज नैयर। इनका जन्म कब हुआ था? 28 अगस्त 1975 को इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और ये शहीद हुए हमारे भारत के लिए 1999 में। कौन सी यूनिट से जुड़े हुए थे? 17 जाट। और 1997 से 1999 तक इन्होंने क्या किया था? सेवा दी अपनी सेना में। और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कब? 1999 में ही इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 17 जाट रेजिमेंट के भारतीय सेना के ये अधिकारी थे जिन्हें कारगिल युद्ध के अभियानों के दौरान युद्ध में अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत 1999 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे महान वीरों की बदौलत आज हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। ये कौन है? इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये हैं लाल डेंगा। लाल डेंगा जो थे ना, वो एक राष्ट्रवादी थे, मिजो राष्ट्रवादी। मिजो राष्ट्रवादी। और जैसे बात करें, पहले इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इनका जन्म 11 जून 1927 को हुआ था असम में। उस समय असम क्षेत्र था वो। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 सॉरी आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई। आज क्या है? 7 जुलाई है ना? 7 जुलाई 1990 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? लंदन में। मिजो राष्ट्रवादी के रूप में इनको जाना जाता है। 21 अगस्त 1986 से 7 सितंबर 1988 तक मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री। मिजो का मतलब क्या होता है? मिजोरम। मिजो एक आप कह सकते हैं आंदोलन था उस मिजोरम क्षेत्र में। मुख्यमंत्री रहे मिजोरम के। कब से कब तक तो आपको कमेंट में लिख देना है। मैंने वैसे बता भी दिया आपको। 21 अगस्त 1986 से लेकर ये 7 सितंबर 1988 तक वहां के मुख्यमंत्री रहे। और जैसे आपने एक पार्टी का नाम जरूर सुना होगा, उस पार्टी का नाम मैं अगर लिख दूं यहाँ पे तो आप बताना सुना है क्या नाम? मिजो नेशनल फ्रंट। तो आप कहेंगे सुना सुना सा लगता है ये नाम। मिजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी जो थी वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, लाल डेंगा के द्वारा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। लाल डेंगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए 20 साल लंबी छापामार लड़ाई लड़ी। इसके बाद 1986 में केंद्र सरकार के साथ में इनका एक शांति समझौता हुआ। उस शांति समझौते पर इनके हस्ताक्षर हुए। लाल डेंगा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के आदेश पर जेल में बंद भी किया गया था। मोरारजी देसाई वही हैं जिन्होंने जनता पार्टी की तरफ से नेतृत्व किया था, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि जनता पार्टी के बीच में जो लोग थे उनके आपस में ही क्या है टकराव होने लगे थे। ठीक है ना? वही मोरारजी देसाई, वही मोरारजी देसाई थे जिन्होंने आदेश दिया था कि इनको जेल में बंद किया जाए। और उस समय एक वरिष्ठ अभिवक्ता हुआ करते थे स्वराज कौशल। इन्होंने इनका मुकदमा लड़ा और इनको बाहर वो निकालने में सफल भी हुए थे। स्वराज कौशल ने ऐसा कारनामा किया, इनको रिहा तो करवाया ही, साथ में मिजो जो विद्रोही थे सरकार के खिलाफ में उनके बीच में समझौता भी करवाया। तो ऐसे थे वो वकील स्वराज कौशल। उनकी कोशिशों की वजह से एक समझौता हुआ था 30 जून 1986 को।
जिसे मिजोरम समझौता कहा जाता है। और मिजो नेशनल फ्रंट अब वहां पर एक राजनीतिक दल की भूमिका निभा रहा है। और ये मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा, आज इनकी पुण्यतिथि है। मिजोरम 1987 में आपको पता है राज्य बना था, और कौन से नंबर का राज्य बना था तो वो आपको कमेंट में बताना है। मिजोरम, इस मिजोरम के बारे में आप बताइए कि यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री की भूमिका कौन निभा रहे हैं। तो अगर आपने लिख दिया होगा लाल दुहोमा, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं लाल दोदुहोमा। और पिनरई विजयन के बारे में आपको पता ही है कि ये तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। केरल की विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे केरल का नाम केरलम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मलयाली भाषा में केरलम यूज होता है, केरल नहीं। और 8वीं अनुसूची जो है उसमें सभी भाषाओं में केरल शब्द यूज किया गया है। तो इन्होंने वो अपना जो प्रस्ताव था वहां की विधानसभा में पारित भी करवा लिया। अब इन्होंने केंद्र सरकार को भेज रखा है कि नाम केरलम कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाओं में केरलम नहीं लिखा है वहां पर केरलम करो, क्योंकि सभी ने अभी तक केरल लिखा हुआ है। और हमारी भाषा यानी कि मलयाली में क्या कहते हैं, इसे हम केरलम कहकर पुकारते हैं। ठीक है। अब जैसे हम पेमा खांडू की बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं, तो ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी ये थोड़े ही दिन पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और ये इनका कौन सी बार का कार्यकाल रहेगा, तो आप कहेंगे तीसरी बार का कार्यकाल है इनका। 3 बार सीएम बन चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। कौन सी पार्टी की तरफ से हैं ये, बीजेपी पार्टी की तरफ से हैं। ठीक है ना। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो आप नेफ्यू रियो के बारे में बताना कि ये वर्तमान में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे आप। बहुत बढ़िया। तो हमने आज के दिन बातें की जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, जो हमें छोड़कर चले भी गए, और भारत का नाम उन्होंने किसी न किसी रूप में एक अलग रूप से प्रदर्शित किया। बेहतरीन प्रयास किए इन्होंने इस भारत के लिए। उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। और आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, जोश, हिप्पी, ट्विटर एक्स, इंस्टाग्राम, शेयर चैट्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सर्च करना है @edurohi24। आपको अपनी प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते भी रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।